नमस्कार। कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए अलंकार व्याकरण के अंतर्गत आने वाली ये उपलब्धियां है। अलंकार जिस तरह मनुष्य को या मनुष्य की सुंदरता अलंकार बढ़ाते हैं, उसी तरह काव्य की सुंदरता अलंकार बढ़ाते हैं। आज हम लोग अलंकार 11वीं 12वीं में जो उपयुक्त है उन्हीं के बारे में चर्चा कर लेंगे। सबसे पहले अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक गुण, धन अथवा तत्व को अलंकार कहा जाता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक, गुण, धन अथवा तत्व को अलंकार कहा जाता है। जिस प्रकार सुवर्ण आदि के आभूषणों से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। या जिस प्रकार स्वर्ण आदि के आभूषणों से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार जिन साधनों से काव्य की सुंदरता में अभिवृद्धि होती है, वहां अलंकार की उत्पत्ति होती है। अलंकार के तीन भेद माने जाते हैं। अलंकार के तीन भेद माने जाते हैं। पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा है उभयालंकार। आज हम शब्दालंकार का अध्ययन करेंगे। शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति जैसे अलंकार आ जाते हैं। कितने शब्दालंकार के अंतर्गत ये जो कोई अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति अलंकार आ जाते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं या उनको समझ कर लेने की कोशिश करते हैं। देख लीजिए, सबसे पहले अनुप्रास। जब काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। क्या कहा? जब काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरणार्थ, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, यह जो उदाहरण है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। दूसरी काव्य पंक्ति या दूसरा उदाहरण, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। कौन सा दूसरा उदाहरण? चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। यह है काव्य पंक्ति या उदाहरण मैथिली शरण गुप्त जी का। इस तरह ये पहला अनुप्रास अलंकार का थोड़ा सा परिचय हमने कर लिया। अब दूसरा है वक्रोक्ति। वक्ता के कथन का श्रोता द्वारा वक्ता के अभिप्रेत आशय से चमत्कारपूर्ण भिन्न अर्थ लगाया जाए, वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है।
फिर एक बार दोहरा रहा हूं, वक्ता के कथन का श्रोता द्वारा वक्ता के अभिप्रेत आशय से चमत्कारपूर्ण भिन्न अर्थ लगाया जाए, वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण के लिए पहला उदाहरण पंक्तियां, को तुम इत आए कहां, को तुम इत आए कहां, घनश्याम हो ती कितहूं बरसो। चित्त चोर कहावत है हम तो, तह जाहूं जहां धन है सरसो। ऋषिकेश ने रंग लाल भले, कहु जाय लगो तिय के गरसो। बलि पे जल लखो मन मोहन है, पुनि पिरी लला पग क्यों परसो। ये ऋषिकेश की रचना है। फिर एक बार, को तुम इत आए कहां, घनश्याम हो तो कितहु बरसो। चित चोर कहावत है हम तो, तह जाहू जहां धन है सरसो। ऋषिकेश ने रंग लाल भले, कहु जाय लगो तिय के गरसो। तिय के गरसो। बलि पे जो लखो मन मोहन है, पुनि पिरी लाल पग क्यों परसो। ऋषिकेश। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप मोह कहु भाग भोगू। संत तुलसीदास। यह दो उदाहरण वक्रोक्ति के लिए अच्छे लगते हैं मेरे ख्याल से। वक्ता का कथन श्रोता का द्वारा वक्ता का अभिप्रेत आशय और चमत्कार पूर्ण भिन्न अर्थ लगाया जाए, वहां वक्रोक्ति कही जाती है, या वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। ये बात मैंने अभी कह दी, आप लोगों के सामने रखी। अब यमक। काव्य में एक ही शब्द की आवृत्ति हो, काव्य में एक ही शब्द की आवृत्ति हो तथा प्रत्येक बार उस शब्द का अर्थ भिन्न हो जाए। सॉरी, फिर एक बार बोल लो। काव्य में एक ही शब्द की आवृत्ति हो तथा प्रत्येक बार उस शब्द का अर्थ भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। फिर एक बार दोहरा देता हूं यमक अलंकार की परिभाषा या रूपरेखा या स्वरूप। काव्य में एक ही शब्द की आवृत्ति हो तथा प्रत्येक बार उस शब्द का अर्थ भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए बिहारी का उदाहरण है, कनक कनक ते सौ गुनी, मादकता अधिकाय ई खाय बौराय, नर उही पाय बौराय। ये बिहारी की रचना है। तीन बैर खाती ते वे तीन बैर खाती, भूषण की रचना है, या भूषण का उदाहरण है। भूषण का उदाहरण है। इसके अलावा श्लेष अलंकार। अगला जो है श्लेष अलंकार, जहां किसी काव्य में एक शब्द की आवृत्ति, जहां किसी काव्य में एक शब्द की आवृत्ति बार बार हो किंतु प्रत्येक शब्द के अलग अलग अर्थ निकलते हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। फिर एक बार, श्लेष, जहां किसी काव्य में एक शब्द की आवृत्ति बार बार हो किंतु प्रत्येक शब्द के अलग अलग अर्थ निकलते हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण के लिए
रहीमन पानी रखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। ये पहला उदाहरण है रहीम जी का। रहीमन पानी रखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। अगला उदाहरण, चिरजीवी जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये वृषा भुनुज, वे हलधर के वीर। ये बिहारी की रचना है या बिहारी की काव्य उदाहरण है। इस तरह हम लोगों ने ये पहले शब्दालंकार है वह देख लिए है, ये उनके उदाहरण देख लिए। अब अर्थालंकार का अध्ययन कर लेंगे। अब क्या करेंगे, अर्थालंकार का उदाहरण और उनकी परिभाषा समझने की हम कोशिश करेंगे। अर्थालंकार का अध्ययन करते समय कुछ अर्थालंकार, इनमें से पहला है रूपक, दूसरा है उपमा, तीसरा है उत्प्रेक्षा, चौथा है अतिशयोक्ति, पांचवा है दृष्टांत। अब हम लोग रूपक के बारे में या रूपक की जो परिभाषा या उनकी जो उपलब्धि है हम थोड़ी सी समझकर लेने की कोशिश करते हैं। समझ लीजिए, जहां प्रस्तुत अथवा उपमेय, जहां प्रस्तुत अथवा उपमेय पर उपमान अर्थात अप्रस्तुत का आरोप होता है, उपमान अर्थात अप्रस्तुत का आरोप होता है, अथवा उपमेय या उपमान को एक रूप मान लिया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। फिर से एक बार सुनिए, जहां प्रस्तुत अथवा उपमेय पर उपमान अर्थात अप्रस्तुत का आरोप होता है, अथवा उपमेय या उपमान को एक रूप मान लिया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। अर्थात एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु को इस प्रकार रखना कि दोनों अभिन्न मालूम हो। अर्थात क्या है, एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु को इस प्रकार रखना कि दोनों अभिन्न मालूम हो, दोनों में अंतर दिखाई न पड़े। उदाहरण, ऊधो मेरा हृदय स्थल था, एक उद्यान न्यारा, शोभा देती अमित उसमें कल्पना क्यारियां भी, कल्पना क्यारियां भी। दूसरा उदाहरण, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, चरण सरोज पखरान, चरण सरोज पखारन लागा, सिंधु सेज पर धरा वधु, अब तनिक संकोचित बैठी सी। इस तरह ये 3-4 उदाहरण। पहला उदाहरण मैंने ये बता दिया, ऊधो मेरा हृदय तल था, एक उद्यान न्यारा, शोभा देती अमित उसमें कल्पना क्यारियां में, क्यारियां भी। यह उदाहरण देने के बाद दूसरा उदाहरण है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बगा, यह देखिए रूपक अलंकार का, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तीसरा उदाहरण, चरण सरोज पखारन लागा। चौथा उदाहरण, सिंधु सेज पर धरा वधु, अब तनिक संकुचित बैठी सी। अब दूसरे वेद की ओर चले आते हैं, उपमा। जहां पर किसी एक वस्तु की तुलना, सुनिए, जहां पर किसी एक वस्तु की तुलना दूसरी लोक प्रसिद्ध वस्तु से रूप, रंग, गुण, धर्म या आकार के आधार पर की जाती हो, वहां उपमा अलंकार होता है।
फिर एक बार दोहरा रहा हूं, जहां पर किसी एक वस्तु की तुलना दूसरी लोक प्रसिद्ध वस्तु से रूप, रंग, गुण, धर्म या आकार के आधार पर की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। अर्थात जहां उपमेय की तुलना उपमान से की जाए, अर्थात जहां उपमेय की तुलना उपमान से की जाए, वहां उपमा अलंकार उत्पन्न होता है, वहां उपमा अलंकार का दिखाई देता है। उदाहरण, चरण कमल सम कोमल। चरण कमल सम कोमल, पहला उदाहरण। दूसरा है राधा वदन चंद सो सुंदर। तीसरा उदाहरण, जीव बिनु देह नदी बिनु वारी, तैसे ही अनाथ पुरुष बिनु नारी। तीसरा उदाहरण कौन सा दिया मैंने? जीव बिनु देह नदी बिनु वारी, तैसे ही अनाथ पुरुष बिनु नारी। पुरुष बिना नारी। इस तरह चौथा उदाहरण भी दिया जा सकता है। ऊंची नीची सड़क बुढ़िया के कुबड़ सी, नंदनवन सी फूल उठी छोटी सी कुटिया मेरी। ऊंची नीची सड़क बुढ़िया के कुबड़ सी, नंदनवन सी फूल उठी छोटी सी कुटिया मेरी। अब पांचवा उदाहरण, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। छठा उदाहरण, पीपर पात सरस मन डोला। पीपर पात सरस मन डोला। इस तरह यह अलंकार मेरे ख्याल से आप लोगों के सामने रखने का मैंने प्रयास किया, वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब अगला अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए या उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कैसे? उत्प्रेक्षा अलंकार जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए या उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वो कैसे बनता है? उत अधिक प्र अधिक ईशा, अर्थात प्रकट रूप से देखना। इस अलंकार में मानो, जन जानहु, मनु मानहु जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। पहला उदाहरण, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप परयो प्रभात। दूसरा उदाहरण, उस क्रोध के मारे तनु उसका कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ये दो उदाहरण। पहला कौन सा देखा? देख लीजिए फिर से एक बार। पहला उदाहरण था सोहत ओढ़े पित पट श्याम सलोने गात। दूसरी पंक्ति, मनो नील मणि शैल पर आतप परयो प्रभात। ये पहला उदाहरण। अब दूसरी उदाहरण या दूसरे उदाहरण की कुछ उपलब्धियां देख लिए। उस क्रोध के मारे तनु उसका कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इस तरह अगला उदाहरण, लता भवन ते प्रगट भये ते ही अवसर दो बाही, निकसे जनु जुग विमल बिंदु जलद पटल बिलगाई। जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, हीरकों में गोल नीलम है जड़े। चौथा उदाहरण कहां से? जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े,
फिर से एक बार, जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, हिरकों में गोल नीलम है जड़े। पांचवा, झूठे जानी न संग्रही, मन मोह निकसे बैन, याही ते मानह किए बातनु को विधि नैन। इस तरह ये 5 उदाहरण हमने देख लिए। अब अगला वाला जो अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार। जहां पर लोक सीमा, देख लीजिए फिर सुन लीजिए, जहां पर लोक सीमा अथवा लोक मान्यता का आक्रमण करके, लोक मान्यता का आक्रमण करके किसी विषय का वर्णन किया जाता है, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार माना जाता है। फिर से एक बार सुनिए, जहां पर लोक सीमा अथवा लोक मान्यता का अतिक्रमण करके किसी विषय का वर्णन किया जाता है, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार माना जाता है। अतिशयोक्ति शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। कैसे? अतिशय अधिक उक्ति अर्थात अत्यंत बड़ा चढ़ाकर कही गई बात, अर्थात अत्यंत बड़ा चढ़ाकर कही गई बात। उदाहरण के लिए पहला उदाहरण, एक, पत्रा ही तिथि पाइयों बा घर चहु पास, नित प्रति पुण्यो रहियो आनन आप उजास। देख लीजिए पुनः एक बार, पत्रा ही तिथि पाइयों बा घर चहु पास, नित प्रति पुण्य रहियो आनन आप उजास। दूसरा उदाहरण, हनुमंत की पूछ में लग न पाई आग। दूसरा उदाहरण अच्छा खासा है, हनुमंत की पूछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। अतिशयोक्ति का उदाहरण बहुत अच्छा खासा मुझे लगता है। कैसा? देख लीजिए, हनुमंत की पूछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। और तीसरे उदाहरण, पड़ी अचानक नदी अपार, पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा उतारे कैसे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इस तरह ये तीसरा उदाहरण समाप्त होने के बाद अब अंतिम हम लोग अलंकार की ओर आ जाते हैं, जो दृष्टांत के रूप में पहचाना जाता है। दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत का अर्थ है उदाहरण। दृष्टांत का अर्थ है उदाहरण। किसी बात की सत्यता प्रमाणित करने के लिए, किसी बात की सत्यता प्रमाणित करने के लिए उसी ढंग की कोई दूसरी बात कही जाती है, उसी ढंग की दूसरी कोई बात कही जाती है, जिससे पूर्व कथन की प्रामाणिकता, जिससे पूर्व कथन की प्रामाणिकता सिद्ध हो जाए, वहां दृष्टांत अलंकार होता है। देख लीजिए फिर एक बार धीरे धीरे से और स्थिरता शांतता के साथ। कैसे? दृष्टांत का अर्थ है उदाहरण, ये तो पहले समझ गए। दृष्टांत का अर्थ होता है उदाहरण। किसी बात की सत्यता प्रमाणित करने के लिए उसी ढंग की कोई दूसरी बात कही जाती है, जिससे पूर्व कथन की प्रामाणिकता सिद्ध हो जाए, वहां दृष्टांत अलंकार होता है। अब उदाहरण के लिए एक उदाहरण, करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। देखिए फिर से ये उदाहरण, करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। और दूसरा है, सबे सहायक सबल के कोऊ न निबल सहाय, पवन जगावत आग ही दीप ही देत बुझाए। पवन जगावत आग ही दीप ही देत बुझाए। और तीसरा,
ये भी मुझे अच्छा खासा लगता है। दृष्टांत अलंकार का उदाहरण, एक म्यान में दो तलवारें, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती है, किसी और प्रेम पति का, किसी और पर प्रेम पति का नार्या नहीं सह सकती है। इस तरह यह दृष्टांत अलंकार की जो बात है, दृष्टांत अलंकार का जो उदाहरण है, मैंने आप लोगों के सामने रख दिया, समझाने की कोशिश की। मेरे ख्याल से ये अलंकार आप लोगों को अच्छे खासे रूप में समझ आए होंगे, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि जिन छात्रों को, मेरे साथियों को, या अध्यापक पाठक जिन जिन को यह अच्छा खासा अलंकार लगता है, अलंकार की परिभाषा और उसका स्वरूप जिन लोगों को अच्छा लगा, उन लोगों को उन लोगों ने ये ध्यान में रखना कि ये जो मेरा बेल आइकॉन है, बेल है, या लाइक करना न भूलिए। किसी को पसंद आए तो उसे लाइक करना, बेल आइकॉन या जो कोई है लाइक करते हुए उसे स्वीकार करना या उसे समझ कर लेना, और इसमें जो कोई मेरी ओर से कोई कमियां हो या आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक करके मुझे अपना हौसला बढ़ाओ। यही मेरी उम्मीद है, मेरी आशा है। यहाँ तक, धन्यवाद।